हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो इंडियन पॉलिटिकल सिलेबस मेरे सामने है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक्स आपको करा दिए। और जो टॉपिक्स आज की वीडियो में, आज कंप्लीट वीडियो है, आज आपका इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। अभी आपके सामने सब कुछ जो इतने भी टॉपिक्स बचे थे वो भी आपके सामने आने वाले हैं। एक बार मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको प्रोवाइड कर दिया था मैंने एक वीडियो में। फिर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया। पार्लियामेंट आपको पढ़ा दिया, 2 वीडियोज़ में पढ़ाया, पार्लियामेंट बहुत बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ा दिया। फिर इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी आपको एक वीडियो में कराया। और आज की वीडियो में आपको पंचायत, म्यूनिसपैलिटीज़, देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटीज थोड़ा समझने में टाइम लगता है। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, छोटा सा टॉपिक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, छोटा सा टॉपिक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, छोटा सा टॉपिक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, छोटा सा टॉपिक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये आज की वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और अब आपका इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में मैंने आपको करा दी है, जिसके अंदर से मुझे जो पर्सनली लगता है कि सभी जो थ्योरी पार्ट है वो तो आपको बता दिया, लेकिन आर्टिकल से रिलेटेड, जैसे इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो उसका पीडीएफ या जो पिक्चर्स का जो पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम ज़रूर जाएं और उसको थोड़ा सा एक बार वहाँ से आर्टिकल्स और थोड़े से रट्टे मार लें। अदरवाइज वीडियोज आर वेरी मीन्स कंप्लीट हैं। एंड होपफुली आप सबका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाए और आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। इसके बाद बचेगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो किले वाला टॉपिक है वो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा अभी छोड़ रही हूँ, लेकिन अब आपको विद इन 2 डेज बाकी आर्ट एंड कल्चर के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और 2 डेज के बाद आपको फोर्ट यानी कि किले का टॉपिक भी मिल जाएगा, क्योंकि वो मुझे थोड़ा लिख लिख के पढ़ाना पड़ रहा है तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने आपको क्या क्या करा दिया एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री करा दी पूरी इंग्लिश मीडियम में। एंड राजस्थान हिस्ट्री, मैंने आपको राजस्थान हिस्ट्री के भी 1-2 टॉपिक्स बाकी हैं, वो भी मैं आपको करा दूंगी विद इन 4 और 5 डेज, वो सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपको कल परसों में कंप्लीट कर दूंगी। इंडियन पॉलिटी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट कर दी है, आज की वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। एंड इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने आपको करा दी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मैराथन आएगा जो नोट्स वाला है। हमने सिर्फ 73 पेजेस के नोट्स बनाए फर्स्ट ग्रेड के लिए, एंड सेकेंड ग्रेड के लिए 102 पेजेस के हैं। तो एंड लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी ज़्यादा पेजेस के हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ 73 पेजेस के हैं। उसका जो वीडियो है वो बहुत जल्द आएगा, और हो सका तो कल ही ले आऊँगी आर्ट एंड कल्चर से पहले, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले लिख लेती हूँ एंड फिर आपको पढ़ा देती हूँ, या उसके अगर पीडीएफ बन जाते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। बट लेट्स सी, वी विल सी, जैसे भी उसका होगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको पूरा करा दिया है, ठीक है। आईसीटी एंड पेडागोजी भी आपको मैंने करा दी है इंग्लिश मीडियम में। एजुकेशनल साइकोलॉजी के नोट्स काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए गए हैं, एजुकेशन मैनेजमेंट के भी किए गए हैं। एजुकेशन मैनेजमेंट ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। चलिए, तो अब आप पॉलिटिक देख लीजिए पूरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे, ऑब्वियसली द टॉपिक इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो लोकल गवर्नमेंट, देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही ये पार्ट है। लोकल गवर्नमेंट मीन्स जो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो काम कर रही है, ठीक है। और ये वो गवर्नमेंट होती है जो कि कॉमन पीपल मीन्स जो हम लोगों से कनेक्टेड है ना। देखो, हम लोग कोई सीएम से नहीं मिलते कभी भी, पीएम से हमारा कभी कोई मिलना नहीं होता, लेकिन हाँ, हम कुछ ना कुछ मीन्स जैसे कि गाँव के अंदर सरपंच हो गए, शहरों के अंदर थोड़े बहुत म्यूनिसपैलिटीज़ हो गए, हम वहाँ पर आ जा सकते हैं। तो ये हमारे कॉमन पीपल के सबसे क्लोजेस्ट है। नाउ ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो आसपास के जो भी मीन्स जो लोकल जो भी मीन्स जिनको हम इलेक्ट करेंगे उनको नॉलेज होगी, उनको इंटरेस्ट होगा, जो कि डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। और अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो लोकल पीपल लोकल गवर्नमेंट के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, हम अपने उनको कंसर्न शो कर पाएंगे। एंड क्योंकि वो भी यहीं आसपास रहते होंगे, हमसे कनेक्टेड होंगे, तो वो हमारे सॉल्यूशंस को भी समझेंगे और सॉल्यूशंस फाइंड भी करेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसका मीन्स थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री देखें तो देखिए, वैदिक के अंदर भी कहा गया है कि ग्रामिनी एक इम्पॉर्टेंट विलेज फंक्शनरी होता था। सभा किस लिए है कि सभा एक असेंबली को डिनोट करते थे। समिति क्या होती थी, जो कि डिसीजंस वगैरह लेती थी। तो ये एंशियंट से चला आ रहा है।
मिडीवल में आपने देखा होगा कि सेंट्रलाइजेशन थी लीडरशिप की और लोकल गवर्नमेंट्स कम हो गई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही था। विलेज कम्युनिटीज़ तब भी एग्जिस्ट करती थी। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी जैसे कि मायोस का रिजोल्यूशन आया था 1870 में, जिसने कहा था कि लोकल इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए। फिर बंगाल विलेज चौकीदारी एक्ट आया 1870 का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई कि वो पंचायत बना सकते हैं। फिर रिजोल्यूशन आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लॉर्ड रिपन लेकर आया 1882 में, जिसने अगेन कहा कि हाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, जिसने जो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको माना और इलेक्शन प्रोसेस को एनलार्ज किया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। फिर मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, जिसमें डायची सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लोकल गवर्नमेंट की वो मिनिस्टर्स को दी गई। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, मे बी इससे क्वेश्चन ना आए बट फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए। चलिए अब जो सिलेबस में है वो खास वर्ड्स लिखे हुए हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो अगेन दोबारा से देखिए यहाँ पे वही थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट कर दिया है। 1882 में आया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रिजोल्यूशन था 1882 का। 1990 में मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म डायची के अंदर। 1938 में अवध एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1940 में आर्टिकल 40 इसी से रिलेटेड है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी के अकॉर्डिंग राजस्थान पहली स्टेट बनी जिसने पंचायत राज को अडॉप्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, विच कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर 1985 में जीवीके राव कमेटी आई। 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी आई एंड देन फाइनली 1992 में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए आगे देखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें तो कहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 40, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट को स्टेट सब्जेक्ट बोला है एंड इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कर। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी आए। बलवंत राय मेहता कमेटी का क्या कहना था कि जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस या जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके काम को देखा जाए। इन्होंने एक स्कीम भी बताई कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। विलेज लेवल पर भी डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए और राजस्थान पहली स्टेट बना जहां पे इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। फिर अशोक मेहता कमेटी आई। इन्होंने कहा कि 3 टायर सिस्टम नहीं 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद एंड उससे नीचे मंडल पंचायत। इन्होंने कहा कि जिम्मा है ना, ऐसे याद कर लेना, ZIMA, कि इन्होंने 2 की बात की, अशोक ने 2 की बात की। कमेटी ने न्याय पंचायत के लिए भी रिकमेंड किया। फिर आई GVK राव कमेटी। तो GVK राव कमेटी ने क्या कहा? GVK राव कमेटी ने ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसका रोल कम कर देना चाहिए एंड जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है उसको बड़ा रोल देना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की पोस्ट भी क्रिएट करनी चाहिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को काम नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने काम करेगा, है ना, क्योंकि देखो आज भी आप देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम और जो पंचायत है उनका काम कितना अलग है। तो ये बात GVK राव कमेटी ने भी कही थी। फिर आई LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी ने ये कहा कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को रीवाइटलाइजेशन करने की ज़रूरत है अगर कंट्री में डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पर फोकस करना है एंड ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहिए। फाइनली 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने 1992 में और उसे एसेंट मिली 20 अप्रैल 1993 को। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का डेमोक्रेसी में क्या रोल है? तो देखिए सिंपल सी बात है, लोकल लेवल पर लोगों को भी हक मिलता है कि हम किसे अपना डायरेक्ट लीडर डिसाइड करना चाहते हैं। 2/3 सीट्स जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। जो एक्सपीरियंस जो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस मींस आप जो क्वालिटी है लेजिस्लेटिव डिबेट्स की उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का मेन रोल है कि वो प्लान करें, डेवलपमेंट करें एंड काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये पाया भी है कि जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो या लोअर लेवल पर हो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ने कंट्रीब्यूट किया है। लोकल डिमांड, क्योंकि ये लिंक है ना, हम देखिए अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम किसी MP से मिलें, MLA से मिलें, ये बहुत कम चांसेस हैं,
ठीक है। लेकिन हाँ, हम अपने लोकल लीडर से तो कनेक्ट लिंक बना सकते हैं ना, लिंक कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि वॉइस मिल सके लोकल डिमांड्स को। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस है, काफ़ी सारे सिविक फंक्शंस हैं, जैसे कि रूरल सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, स्ट्रीट लाइटनिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ये सब आप देखो ये हम लोकल लेवल पे ठीक करते हैं। विलेज की रोड्स बनाना, कल्वर्ट्स, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन पे ध्यान देना, ये सब पंचायत राज बॉडीज़ जो हैं वो कैरी करती हैं। ब्रेकिंग हायरार्कीज, जो पंचायत राज है वो एक पावरफुल टूल है जहाँ पर कास्ट और लोकल इंटरेस्ट्स इंटरैक्ट, क्लैश, कॉम्प्रोमाइज़ और फिर एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्योंकि आप इतने मीन्स लोअर लेवल पर जो है वो ये काम कर रही है कि यहीं पे ही लोगों के बीच में आपस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व भी हो जाती है एंड एक मीन्स सॉल्यूशन निकल कर आता है। देन देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड है। यहाँ पे कहा गया कि ग्राम सभा बनेगी। पंचायती जो सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम होगा। डायरेक्ट गांव के जो लोग होंगे वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। मिनिमम एज 21 होगी। चेयरमैन जो होगा उसके लिए डायरेक्ट वोटिंग नहीं होगी, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। SC ST की सीट रिजर्व होंगी, विमेन की सीट रिजर्व होंगी। स्टेट इलेक्शन कमेटी बनेगी, स्टेट फाइनेंस कमेटी बनेगी। वॉलेंट्री प्रोविजंस क्या हैं। रिजर्वेशंस आपने देखा ही होगा, जैसे कि बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल पावर्स भी दी गई। 11th शेड्यूल इसके अंदर ऐड किया गया। क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9th, टोटल 12 पार्ट्स हैं। पार्ट 9 के अंदर इसको ऐड किया और कहा कि अब पंचायत भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंजॉय करेंगी। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के लिए है, रूरल इंडिया के लिए। 11th शेड्यूल के अंदर इसको डाला गया एंड इसके अंदर कितने फंक्शंस डाले गए, 29 फंक्शनल आइटम्स फॉर पंचायत। ठीक है, याद रह जाएगा। तो पार्ट 9, 11th शेड्यूल, 29 आइटम्स, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। फीचर्स क्या है। 3 टायर सिस्टम होगा। 3 टायर सिस्टम क्या होता है। देखिए 3 टायर सिस्टम, पहली बात तो वहीं पे पंचायती राज होगा जहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। हर स्टेट के अंदर पंचायत बनाई जाएंगी एंड हर 5 साल में इलेक्शंस होंगे। SC ST विमेन के लिए सीट्स रिजर्व होंगी, कम से कम 1/3। जो सीट्स रिजर्व होंगी वो पॉपुलेशन के बेसिस पर होंगी। 1/3 विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, जो सीट्स जो डायरेक्ट इलेक्शन से होनी है उसमें 1/3 विमेन के लिए होंगी। स्टेट फाइनेंस कमीशन भी अपॉइंट की जाएगी जो कि ये बताए कि पंचायत के पास क्या क्या फाइनेंशियल पावर्स हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो सभी स्टेट्स में एक ही तरीके का पंचायत राज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। सबसे नीचे मतलब गांव के अंदर आपको देखने को मिलेगी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होगा, ग्राम पंचायत के अंदर एक गांव भी हो सकता है और बहुत सारे गांव भी हो सकते हैं। फिर उससे ऊपर वाले लेवल पर होगा मंडल। मंडल को क्या कहते हैं, ब्लॉक या फिर तालुक। यहाँ पे इन बॉडीज को कहा जाता है मंडल या फिर तालुका पंचायत। ये जो इंटरमीडिएट लेवल है ये बहुत जो छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। सबसे ऊपर एपेक्स जो है वो होगी जिला पंचायत। यहाँ पे पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका रूरल एरिया इंक्लूड होगा। जो भी अमेंडमेंट जो है, द अमेंडमेंट हैज़ ऑल्सो मेड कि भाई ग्राम सभा ज़रूर बननी चाहिए गांव के अंदर। और ग्राम सभा में कौन होंगे, वो सभी लोग जो कि अडल्ट हैं, वोटर्स की तरह रजिस्टर्ड हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, वो होगी ग्राम सभा। तो सबसे लोअर लेवल पर क्या है, सबसे लोअर लेवल पर है ग्राम पंचायत। फिर उससे ऊपर क्या है आपके पास, मंडल या फिर तालुक पंचायत। और फिर उसके ऊपर क्या है, जिला परिषद। ये कंपलसरी नहीं है छोटे स्टेट्स के लिए, बट ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद तो होनी ही होनी है। ग्राम पंचायत जहां पर होगी वहीं पे आपको ग्राम सभा देखने को मिलेगी जो कि अडल्ट मेंबर्स होंगे जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में लिखा होता है। इलेक्शंस, तीनों ही लेवल्स पर जो इलेक्शंस होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, 5 साल के लिए इलेक्टेड होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट पंचायत को डिसॉल्व कर देती है 5 साल से पहले तो विद इन 6 मंथ्स दोबारा से इलेक्शंस कराने होंगे। और जो पंचायत बनेगी वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए बनेगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई पंचायत थी, उसको भी 3 साल ही हुए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसको 3 ईयर्स ही हुए और उसको ख़त्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और एक नई पंचायत बनाई गई,
तो वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही बनेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी पर्सन इस बात से डिस्क्वालीफाई मीन्स मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 21 ईयर्स एज है तो आप मतलब क्वालिफाइड हो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, तो इस बात पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता कि भाई आपकी उम्र 25 से कम है, ये कोई सिस्टम नहीं है। 21 साल का है या 21 साल की कोई बच्ची है तो फिर वो वोटिंग लिस्ट के अंदर आएगी। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले तो इनके पास है आर्टिकल 243G, मीन्स ये प्लान्स बना सकते हैं अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। जी हम बना सकते हैं, ऐसी याद रख लेना। एच में इनके पास कानून बनाने का भी हक है, जैसे कि मान लीजिए इनको कोई टैक्स लगाने हैं, कोई ड्यूटीज़, कोई टोल्स, कोई फीस लगानी है तो इनके पास अथॉरिटी है। मान लीजिए कुछ ऐसे टैक्सेस हैं, कुछ ऐसे ड्यूटीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो वो भी इनके पास पावर है। कोई ग्रांट्स इन एड तो वो भी इनके पास पावर है, मीन्स इनको दिया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कोई पैसा रिसीव किया गया है और उसको विड्रॉ करना है तो ये भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। देन स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243K के अंदर ये कहा गया है कि पंचायत के जो भी इलेक्शंस होंगे वो कौन कराएगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगी। इलेक्शन कमीशन मैंने आपको कराया था जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के कराती है, लेकिन पंचायत के इलेक्शंस कौन कराती है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। सिमिलरली एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होगी जो कि हर 5 साल में अपॉइंट होती है 243I के अकॉर्डिंग, एंड यही फाइनेंशियल पोजीशन डिसाइड करेगी कि कितना रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ देखिए साफ सीधी बात है, हम सब जानते हैं, अगर आप थोड़े से कभी गांव गए हो तो आप सबको पता है कि मेन प्रॉब्लम तो पैसे की होती है ना, कि जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ ऑफ मनी। तो पहली बात तो कभी कभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनको पूरा कंट्रोल ही नहीं देती। जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई फिस्कल डिसीजन लेना है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने आप ही रोल ले लेती है। इनके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं होती कि हाँ पूरा टैक्स, फीस, ड्यूटी, टोल्स कलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी पंचायत जो होती है दे हैव बीन ग्रांटेड अप्रोप्रिएट पावर्स टू जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज, उनको बोल दिया जाता है आप अपने रिसोर्सेज अपने आप कलेक्ट करो कि आप कैसे करोगे काम। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं वो कभी कभी पूरे तरीके से फॉलो ही नहीं करे जाते या आधे दिल से ही माने जाते हैं। पावर्स जो हैं वो हर स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है, मीन्स सेम नहीं है। उनके पास ये ज़रूरी नहीं है, ग्राम सभा जो है दे हैव नॉट बीन एम्पावर्ड कि वो पीपल का पार्टिसिपेशन या जो ट्रांसपेरेंसी है वो ठीक ढंग से देख भी पाए। कॉन्स्टिट्यूशन ने साइज़ नहीं बताया हुआ पंचायत का कि पंचायत के अंदर कैसे कैसे क्या होगा। वो अपने स्टाफ नहीं रिक्रूट कर सकते, उनकी सैलरी अलाउंसेस ये सब डिसाइड नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से बेसिकली ग्रास मतलब जो ऑन रूट जो बात है वो नहीं आ पाती है। स्टेट पंचायत राज एक्ट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है या जितनी भी नॉमिनेट फंक्शनरीज हैं वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहते हैं और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को इतना मौका नहीं देते। तो इसके लिए फिर एक आया सेकंड ARC, रिपोर्ट्स होती थी बेसिकली ये। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, तो देखो एक तो कहा इनका अप्रोप्रिएट साइज़ नहीं है तो अप्रोप्रिएट साइज़ बना दो। फिर कहा कि अपने पर्सनल अपॉइंट नहीं कर सकते तो भाई कर लो। फिर कहा गया कि बजट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो इनको कहा गया कि हर बार जो अप्रूवल का जो जिम्मा है, बार बार अप्रूव जो कराना पड़ता है वो हटा दो। फिर था कि भाई ये अपने कोई भी मीन्स कुछ एक्शन वगैरह लेना है तो ये नहीं ले पाते, तो कहा गया स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होगी टू सस्पेंड और टू रेस्काइंड एनी सॉल्यूशन। अगर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस ने कोई डिसीजन लिया है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको सस्पेंड ना करे। स्टेट्स जो है वो मैपिंग करती रहे सभी मैटर्स की जो भी 11 शेड्यूल में लिखा गया है। प्रॉपर देखना होगा कि रिवेन्यू बेस जो है वो सही से बना रहे, क्योंकि पैसा होगा तभी कुछ काम हो पाएगा। अब यही पंचायत से रिलेटेड एक और एक्ट आया दैट इज पीसा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। अब बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है लेकिन शेड्यूल्ड एरियाज में भी उसको फोकस करना है। तो 73rd अमेंडमेंट के जितने भी लॉज थे वो आदिवासी एरिया के अंदर नहीं लागू हो पा रहे थे, तो 1996 के लिए उसके लिए दोबारा से एक नया एक्ट पास किया गया कि जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने कस्टम्स हैं, अपने रिसोर्सेज हैं, अपने वाटर रिजर्वर्स हैं, अपने फॉरेस्ट हैं, तो उनको अपने रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए एक नया एक्ट प्रोवाइड कर देना चाहिए। तो पार्ट 9th का ही है लेकिन इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए एंड 5th शेड्यूल एरियाज आर्टिकल 244(1) के अंदर इसको ऐड किया गया।
कि जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन वो वाले नहीं जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर है, क्योंकि उसके लिए अलग से शेड्यूल है। तो फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली 10 स्टेट्स के लिए है, जहाँ जहाँ पे थोड़े से शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। मोस्टली आप देखोगे तो सेंट्रल इंडिया के आसपास के एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत नॉर्थ वाले नहीं हैं, बहुत साउथ वाले नहीं हैं, बहुत नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं हैं, बहुत वेस्ट वाले नहीं हैं, ठीक है। हालांकि राजस्थान है, राजस्थान और गुजरात है इसके अंदर। नाउ विलेज का क्या डेफिनेशन है? पीसा एक्ट में विलेज क्या है? पीसा एक्ट में विलेज का मतलब है जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, हैबिटेशंस है, हैमलेट है, ग्रुप ऑफ हैमलेट्स है, वो अपने ट्रेडिशन और कस्टम्स के साथ रह रहे हैं। ग्राम सभा अगेन जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है। तो पीसा क्या कहता है? ये ग्राम सभा को अगेन सेम वही पॉइंट्स हैं कि आप पीसा एम्पावर्स ग्राम सभा पंचायत एट अप्रोप्रिएट लेवल विद, कि उनके पास राइट है कि वो कंसल्ट, उनके साथ कंसल्ट किया जाए, जैसे उनका कोई लैंड एक्वायर कर रहा है, उनको रीसेटलमेंट किया जा रहा है या उनको रीहैबिलेट किया जा रहा है, तो उनके साथ कंसल्ट करो। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करो वाटर बॉडीज़ की। जो रिकमेंडेशंस जो ग्राम सभा ने या पंचायत ने दी हैं उनको फॉलो किया जाए। अगर माइनर मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इंटॉक्सिकेंट्स की अगर सेल कंजम्पशन हो रही है तो उसे रेगुलेट किया जाए। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप इन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इनके साथ लैंड एलियनेशन ना हो और अगर कुछ लैंड इनसे ले लिया गया है तो वापस इनको दिया जाए। विलेज मार्केट्स को मैनेज किया जाए। एसटी को कितना पैसा मिलेगा उसके ऊपर भी इनका कंट्रोल हो, ठीक है। ट्राइबल सब प्लान्स एंड रिसोर्सेज ये बना सकें। इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए इंपॉर्टेंस अगेन वही सेम बात है कि एक तो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, एलियनेशन कम हो जाएगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, ये लोग अपने एरिया को छोड़कर जाएंगे नहीं, इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इलीगल लैंड एलियनेशन नहीं होगा, इनका कल्चर प्रमोट होगा। एक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 लेकर आए। बेसिकली ये उन लोगों के लिए था जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, उनके पास लैंड होना चाहिए, लाइवलीहुड होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, है ना, जो वहाँ पे एसटी रह रहे हैं या फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं। तो इसी को मजबूत करने के लिए और सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में पहले तो है टाइटल राइट। जैसे मान लीजिए ये 13 दिसंबर 2005 के अकॉर्डिंग है। टाइटल राइट है, एक है यूज राइट, एक है रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फिर है फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट राइट्स। देखो फॉरेस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिलीफ एंड डेवलपमेंट का राइट्स का मतलब क्या है कि अगर इनको हटाया जाता है तो इनको रिहैबिलिट भी किया जाए। यूज राइट्स की जो इनकी ग्रेजिंग एरियाज हैं, जो पेस्टोरलिस्ट रूट्स हैं जहाँ पे अपनी गाय भैंस को चरा सकते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उसको यूज़ कर सकें। टाइटल राइट का मतलब कि इनका हक होना चाहिए, मतलब जो ज़मीन है वो उनके नाम होनी चाहिए, तो ओनरशिप मिलनी चाहिए इनको, ठीक है। एंड फॉरेस्ट ड्वेलर्स वो भी अप टू 4 हेक्टेयर्स तक ये अलाउड किया भी गया। अब कौन कौन इसके अंदर एलिजिबल है? तो वो लोग एक तो गांव में मतलब फॉरेस्ट में रहने चाहिए, उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट पे डिपेंड होना चाहिए, वो एसटी के मेंबर्स होने चाहिए और वो उस फॉरेस्ट में 75 ईयर्स से ज़्यादा समय के लिए रह रहे हों। ग्राम सभा का क्या रोल है? अगेन कि रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिजोल्यूशन के थ्रू होगा। रिजोल्यूशन को अप्रूव करेगी एक कमेटी। कमेटी में 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, 3 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मतलब 3 सरकार की तरफ से और 3 वो लोग इलेक्ट करेंगे। जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है अगेन इसके अंदर देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो कंज्यूमर राइट्स के ऊपर ध्यान देता है, डिस्प्यूट ना हो, सेटलमेंट इनकी अच्छे से हो, वो अपने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को अच्छे से कंजर्व कर पाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडिशनल नॉलेज का उनको राइट है, ठीक है। तो सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। चलिए अब हमारे सिलेबस में पंचायत है और है म्यूनिसपैलिटीज़। तो म्यूनिसपैलिटीज़ किस टॉपिक में आता है? अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर। तो जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जैसे कि हमने पढ़ा कि उसके अंदर जैसे रिपन ने दिया था, है ना, फिर औद जो था वो आया था, तो फिर जैसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, तो सिमिलरली अर्बन लोकल बॉडीज़ का भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये मद्रास में शुरू हुआ था 1687 में, फिर कैलकाटा में भी शुरू हो गया, फिर बॉम्बे में भी शुरू हो गया 1762 में, फिर 1882 में लॉर्ड रिपन जो वाइसरॉय थे उसने भी कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो फिर इस तरीके से जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो एक नया इरा देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। 1953 में यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाएंगे। कहाँ? 5 बिग सिटीज़ में जिनको कवल टाउन्स कहा गया, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ, और वहाँ कहाँ था? राजस्थान में था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
यहाँ कवल यूपी के अंदर है। 1985 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन भी बनाई, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन। फाइनली 74th अमेंडमेंट के थ्रू इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर भी लेवल्स क्या क्या होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। जैसे वहाँ पे देखो अशोक मेहता कमेटी ने 2 बोला था, लेकिन फाइनली 3 डिसाइड हुए, तो यहाँ पे भी पंचायत राज में भी 3 है। तो वहाँ पे क्या थे, सबसे ऊपर वहाँ पे क्या था, जिला परिषद था, फिर क्या था, मंडल पंचायत था, और सबसे नीचे क्या था, ग्राम पंचायत था। यहाँ पे मंडल पंचायत बोल लो या फिर तालुक पंचायत बोल लो बीच में, जो कि ज़रूरी नहीं है, इंटरमीडिएट है, छोटी स्टेट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। म्यूनिसिपल बॉडीज में क्या होगा, जैसे कुछ बहुत छोटा शहर है तो म्यूनिसिपल काउंसिल, बड़ा शहर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांजिशनल एरियाज है, एक एरिया दूसरे एरिया में कन्वर्टेड, वो वाला जो पार्ट है नगर पंचायत, राइट। 5 साल के लिए भी ये भी होंगे। इनका भी किसके पास है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास है, यूनियन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यूनियन कोई वर्ड ही नहीं होता, लेकिन कंट्री के इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ किसके हाथ में होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है। यहाँ पे भी सीट्स रिजर्व है, 1/3 विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं, चेयरपर्सन्स के लिए भी रिजर्वेशंस हैं। यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन रिव्यू करेगा कि इनको कितना पैसा देना है, कितना पैसा नहीं देना। प्लानिंग कैसे होगी, एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनेगी, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनेगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो डी से डिस्ट्रिक्ट और ZD 243 है ना, 2 फिर 3 पीछे लिख दिया, 4 यहाँ पे लिख दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है, अगेन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ ने जो भी डेवलपमेंट प्लान्स बनाए हैं उसको देखना, सिंगल प्लान बनाना कि ओके ऐसे काम किया जाएगा। DPC जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो 5th शेड्यूल एरिया में नहीं बनाई जाती, 6th में बनाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा ये बात। 6th शेड्यूल एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, 6th के अंदर, नॉट कंस्टिट्यूटेड इन 5th एंड 6th शेड्यूल एरियाज। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट भी लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर बताता है कि कैसे कैसे सीट्स जो है वो कंप्लीट की जाएंगी। कम से कम जो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इसके कम से कम 4/5 मेंबर्स वो पंचायत के ही इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू होने चाहिए। फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या है, मेट्रोपॉलिटन ZE के अंदर है, वो ZD में था तो D के बाद E आता है, तो यहाँ पे E है। अगेन ये मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, वहाँ जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, गवर्नर बताता है। अगेन यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा कि कैसे कैसे सीट्स फिल करनी है। कम से कम 2/3 मेंबर्स जो होने चाहिए वो इलेक्टेड मेंबर्स से होने चाहिए, और चेयरपर्सन्स भी। और वहाँ कितने थे, वहाँ थे 4/5। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 हैं और मेट्रोपॉलिटन में 2/3 है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट की। शहरों में आपको किस किस तरीके का गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। एक तो आपने सुने होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ कोलकाता, MCD है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली आपने ज़रूर सुना होगा। तो ये बड़े शहरों में होता है। यहाँ पे काउंसिल होता है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, कमिश्नर होता है। काउंसिल के अंदर आपको मेयर बैठे हुए मिलेंगे। स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है कि कैसे काम करना है, क्रिएटेड टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ काउंसिल, की काउंसिल कैसे काम करेगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये काउंसिल डिसीजन लेगी उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, और यहाँ पे मोस्टली IAS ऑफिसर होते हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काउंसिल के अंदर ये काउंसिल है, यहाँ पे मेयर बैठा है, इसको हेल्प करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी है जो कि इनको हेल्प करेगी, और फिर ये म्यूनिसिपल कमिश्नर को बता देंगे कि ये हमने डिसीजन लिया, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दो। ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़े शहरों में, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे शहरों में। काम सब सेम जैसे कॉर्पोरेशन का, बस ये छोटे शहर में है वो बड़े शहर में है। नोटिफाइड एरिया, भाई नोटिफाई कर दिया, नोटिफाई मीन्स स्टेट गवर्नमेंट ने कहा ये एरिया, तो नॉमिनेट कर दिया, N से नोटिफाइड, N से नॉमिनेटेड। टाउन एरिया नाम में ही है, टाउन छोटा सा टाउन, ठीक है, तो थोड़े से सिविक फंक्शंस भी लिमिटेड होते हैं। कैंटोनमेंट एरिया, कैंटोनमेंट क्या होता है, डिफेंस से रिलेटेड, ठीक है, तो जहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया में पॉपुलेशन रह रही है। अगेन ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के थ्रू बनी है। तो देखो C है ना, तो C को ही आपको ऐसे करके 6, इसको कैसे बनना है, 6 तो इसका नहीं बनेगा, 6 तो इसका नहीं बन पाएगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कैंटोनमेंट एरिया 6 जो है वो इसके लिए बनाया गया है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। टाउनशिप क्या होती है, टाउनशिप मीन्स जहाँ पे आप अपने स्टाफ को, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, वो वहीं पे अपने स्टाफ को कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है, तो वहाँ वो हो गई टाउनशिप। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट एरियाज़ में, अब पोर्ट है तो पोर्ट के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हो सकते हैं, है ना। ऐसे याद रखो कि पोर्ट पे तो कोई भी जा सकता है, इलेक्टेड भी जा सकते हैं, नॉमिनेट भी जा सकते हैं।
स्पेशल पर्पस एजेंसी क्या है? ये स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि कोई पर्पस है, कोई फंक्शन है, एरिया नहीं है, गवर्नमेंट इनको बनाती है कि भाई ये काम करने के लिए बनाई गई है। इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट अगेन यही है, ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नेंस है, ज़्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनको मिलता है, जेंडर एम्पावरमेंट है क्योंकि 1/3 सीट से रिजर्व्स हैं, म्यूनिसिपल इलेक्शन से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वार्ड कमिटीज़ बन जाती हैं और फाइनेंस भी रिफॉर्म हो जाते हैं। चैलेंजेस एक्चुअली में डिस्क्रिशनरी पावर्स स्टेट ही यूज़ कर लेता है, इनको एग्जैक्ट पावर्स नहीं मिल पाती, इनकी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको भी इग्नोर कर दिया जाता है, मेयर के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चलता रहता है। और जीएसटी भी बनाया गया था, जो कि एक हाथ तरफ हम बात करें तो जीएसटी तो फाइनेंशियल शेयर पे कुछ भी नहीं बोल रहा, दूसरी तरफ देखें तो सारे टैक्सेस उसके अंदर आ गए जीएसटी में। तो अगेन देखो ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए भी सेकंड ईआरसी कमीशन आई, जो कमियां बताई गई वो इन्होंने ठीक करने को कह दिया कि जो भी फंक्शंस हैं वो सेम, मतलब चेयरपर्सन जो फंक्शंस हैं और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो दोनों मेयर के पास हो, जो इनके पास ही होना चाहिए कि भाई हमें कैसे मीन्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को इन्हेंस करना है या बोरिंग्स वगैरह इनके पास होनी चाहिए पावर्स। लोकल बैंक्स इनको हेल्प करें, सिटीज़न चार्टर्स हों, इनके पास फुल ऑटोनॉमी हो अपना काम करने के लिए, ठीक है। टैक्स का जो भी डिलिमिटेशन है वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सो ये आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ टॉपिक हो गया है। अब मैं इसके बाद 5 टॉपिक्स हैं, अब मैं आपको कराने जा रही हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। लेट्स स्टार्ट। नाउ सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमारे सिलेबस में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, तो हम सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ही देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, बट पेपर पास में है तो हम सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। देखिए साफ सीधे शब्दों में बात अगर हम करें तो हर स्टेट के अंदर तो पहली बात तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता भी नहीं है, फिर 1993 में आया भी था, लेकिन फिर एक दोबारा से एक अमेंडमेंट भी किया गया ताकि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो अच्छे से काम कर सके। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की लोगों के, जो कंट्री के अंदर जो लोग हैं उनके कुछ हक हैं, लेकिन उन हकों को सही से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए एक कमीशन है कि वो चेक करती है। तो इसके अंदर इसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करते, एक कमेटी होती है, वो कमेटी बताती है। अब उस कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा वाले, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा वाले, स्पीकर हैं, डिप्यूटी चेयरमैन है, ध्यान रखिएगा चेयरमैन नहीं है, डिप्यूटी चेयरमैन है। तो ये टोटल 6 लोग हैं, ये 6 लोगों की कमेटी है जो कि बाद में प्रेसिडेंट को ये बताते हैं कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन या ये सब अपॉइंट आपको करना है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, तो ध्यान मेरे ख्याल से रह जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन होता है? तो देखिए इसके अंदर एक तो होते हैं सबसे पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मीन्स जिनके पास आप अपने हकों की दुहाई लेकर जाओगे, तो वहां पे एक होंगे चेयरपर्सन, वो या तो चीफ जस्टिस हो सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। एक जो मेंबर होगा, 1 मेंबर हु इज, वो हो सकता है या रहा हो, जज रहा हो सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस रहा हो हाई कोर्ट का। देखो बहुत ही बड़ा होता है, मतलब हाई कोर्ट के सिंपल जज भी नहीं, या तो आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, ठीक है, तो आप एक मेंबर बन सकते हैं। 3 मेंबर्स कौन होंगे? जिनके पास कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट से रिलेटेड, जिसमें से एक जो है वो लेडी होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। इसके अंदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट वाले, उनके चेयरपर्सन्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन्स, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, ये तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये तो है भी सिलेबस में, या फिर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, तो इनके भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, मतलब जो इनके चेयरपर्सन होंगे वो ऑटोमेटिकली इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं। एक चेयरपर्सन जो कि चीफ जस्टिस या फिर जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, 3 मेंबर्स जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो, एक उनमें से लेडी होनी चाहिए, और इन कमीशंस के जितने भी चेयरपर्सन होंगे वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बन जाएंगे। इनकी सैलरी वगैरह सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। टर्म इनका ध्यान रखिएगा 3 और 70 ईयर्स, ठीक है, कितना है, या तो 3 साल या फिर 70 ईयर्स, जो भी अर्ली हो जाएगा। रीअपॉइंटमेंट की जा सकती है। काम क्या है? काम बड़े आसान है, आपकी राइट्स का खनन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो फिर आप इनके पास जा सकते हैं।
ठीक है, आप खुद भी जा सकते हैं, ये खुद भी बोल सकते हैं कि भाई आपको राइट्स नहीं मिल रही। ये इंटरवीन भी कर सकते हैं प्रोसीडिंग में। ठीक है, अगर किसी कोर्ट के सामने अगर कोई पेंडिंग है, सो दे कैन इंटरवीन इन प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू एलिगेशन ऑन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का स्टेटमेंट आई थिंक पिछले साल विमेन से रिलेटेड जो कमीशन है उससे रिलेटेड शायद आया था। फिर देखिए, ये जेल्स भी जा सकते हैं, डिटेंशन प्लेसेस में भी जा सकते हैं कि जेल के कैदियों की भी लिविंग कंडीशंस कैसी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स को भी रिव्यू कर सकते हैं। ये वो फैक्टर्स भी रिव्यू कर सकते हैं जिससे एक्ट ऑफ टेररिज्म आए। ठीक है, ट्रीटीज़ को भी ये देख सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, लिटरेसी पे भी कि भाई ह्यूमन राइट्स की लिटरेसी लोगों को प्रोवाइड करो। एनजीओ को भी इनकरेज कर सकते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें। मीन्स जो भी काम इनको लगता है कि ह्यूमन राइट्स के लिए ज़रूरी है, ये वो कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट ये लोग देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट वाले स्टेट को दे देते हैं। रेजिग्नेशन जो होगा वो रेजिग्नेशन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे और स्टेट वाले गवर्नर को करेंगे। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हमें नहीं पढ़ना है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का वैसे यहाँ पे पॉइंट बस यही लिखा है कि अगर कोई केस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डील कर रहा है या कोई स्टैट्यूटरी कमीशन कर रहा है तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसमें इंक्वायरी ना करे। कब इनको हटाया जा सकता है? एक तो जब ये दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर ये किसी ऐसे काम में इंगेज हो जाए जहाँ पे पेड एम्प्लॉयमेंट हो, या ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या ये अनसाउंड माइंड के उठ गए हैं, या इनको इम्प्रीजन कर दिया गया है ऑफेंस के लिए, या प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। मिसबिहेवियर के लिए प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके लिए इंक्वायरी बैठाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ भाई इस बंदे को हटा देना चाहिए, तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त हमें नहीं करना, जो सिलेबस में है हम उसी में रहेंगे। तो ये हो गया हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नाउ सी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड सीबीआई भी है, बट दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो आपको सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पर फोकस करना है। कब ये बना था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? 1964 में बना था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से। मतलब बोल दिया, सरकार ने बोला कि बना देते हैं तो बना दिया। किसने रिकमेंड किया था? संतानम कमेटी ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन फिर बाद में भाई पहले तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से पास किया गया, लेकिन फिर 2003 में कहा गया कि भाई इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना देते हैं, यानी कि एक एक्ट पास करके बना देते हैं। इसके काम क्या है? ये सबसे बड़ी विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है जो देखती है कि किसके खिलाफ करप्शन का या मिसयूज ऑफ ऑफिस का एलिगेशन आया है। इसके अंदर कौन कौन होता है? तो देखिए, इसके अंदर एक चेयरपर्सन होता है और दो जो होते हैं वो इसके साथ में मेंबर्स होते हैं। कौन इन्हें अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। किसकी रिकमेंडेशन पर? तो देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 6 लोग थे, है ना। यहाँ पर 3 लोग हैं। कौन कौन है? पीएम है, होम मिनिस्टर है एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ही लोकसभा है। वहाँ भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये 3 लोग भी थे, लेकिन साथ साथ में लोकसभा के भी थे, राज्यसभा के भी थे। होम मिनिस्टर तो था ही था, साथ में कौन थे? स्पीकर थे, और साथ में डिप्यूटी चेयरमैन थे। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर थे। विजिलेंस कमीशन में सिर्फ 3 ही हैं, ध्यान रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सिर्फ 3 ही हैं। एक तो कौन कौन जाएंगे? ये तो हो गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ये हो गए राहुल गांधी, और ये हो गए अमित शाह। ऐसे, ठीक है, याद रह जाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उनका टर्म क्या है? 3 ईयर्स, 70 ईयर्स। इनका टर्म क्या है? 4 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। वो फर्दर एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन ये फर्दर एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। इसी में क्वेश्चंस आते हैं। रिमूवल जैसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो कैसे रिमूव किया जाएगा? इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर किसी ऑफेंस के अंदर फंस जाए, ठीक है, और क्या किसी एम्प्लॉयमेंट में या फिर कोई इन्फर्मिटी ऑफ माइंड हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। मिसबिहेवियर तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, तो तभी हटाया जाएगा। सैलरी अलाउंसेस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सेम होता है जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने पढ़ाया है चैनल पर, यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन ज़रूर देखिए, जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस इनके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। जो सीवीसी है वो चेयरमैन के बराबर है, और जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं वो यूपीएससी के चेयरमैन्स के मतलब मेंबर्स के बराबर है। सैलरी अलाउंस कम नहीं हो सकती। ये भी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं। एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इनके पास सुप्रिंटेंडेंस है कि ये सीबीआई के ऊपर भी आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। ये था आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कराती हूँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करा दिया, अब मैं आपको कराती हूँ नेशनल कमीशन फॉर विमेन।
for women, let me see in the syllabus whether it is there or not. National Commission for Protection of Child Right. नाउ सी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, फिर इसके बाद दो टॉपिक्स और हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एंड देन आपका कंप्लीट पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए मैंने आपको करा दी है। ठीक है, सेकंड ग्रेड के लिए भी सिलेबस जिसके जो जो नए पॉइंट्स होंगे या जो भी नहीं होगा तो वो एक बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो जाए फिर हम देख लेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम से ये है कि भाई कंट्री के लिए कुछ करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को कंजर्व करो, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाओ। अब ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, तो फिर एक्ट आया। एक्ट कब आया? 2010 में आया, 2010 में आया, जिसको कहा गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। अब इंडिया थर्ड कंट्री है जो जिसने इस तरीके का एक्ट अपनी कंट्री में लागू किया है। पहले कौन है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। न्यू दिल्ली के अंदर ये लोग बैठते हैं, और बेंचेस भोपाल में भी है, पुणे में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है। ठीक है, तो बीपीकेसी के अंदर भी बेंचेस हैं। कौन कौन होता है इसके अंदर? तो देखो, ट्रिब्यूनल है, कोर्ट की तरह है, तो चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। टर्म इनका 5 इयर्स, रीअपॉइंट नहीं हो सकते। जैसे कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रीअपॉइंट नहीं हो सकता, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो सकता है, सिमिलरली ये भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके, क्योंकि दीज आर लाइक द मीन्स कोर्ट की तरह काम कर रहे हैं ना। जुडिशियल मेंबर्स सिर्फ वही होंगे जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, और एक्सपर्ट मेंबर्स वो हो सकते हैं जो कि एनवायरनमेंट फील्ड में कम से कम 15 साल का गैप रखते हों, जिसमें 5 साल का गैप नहीं, एक्सपीरियंस रखते हों, जिसमें 5 साल का गैप सेंट्रल और स्टेट के मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। तो यही कुछ पेपर के अंदर पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये क्या क्या करते हैं? तो इनके अंदर बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि वाटर एक्ट देखेंगे कंट्रोल पॉपुलेशन के लिए, वाटर सेस एक्ट देखेंगे, फॉरेस्ट एक्ट देखेंगे, एयर एक्ट 1981 का है, एनवायरनमेंट एक्ट है 1986 का, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का। तो इन सब लेजिस्लेशंस को एनजीटी इंक्लूड करता है। हाँ, एनजीटी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कोई मैटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का सुने। तो ये जो नोट वाली बात है ना, क्या होगा, जैसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो ऑप्शन में ये वाला पॉइंट डाल देंगे, तो यही गलत है। पिछली बार इसी तरीके का क्वेश्चन जो था वो आया था। So NGT has not been vested with powers to hear any matter relating to Wildlife Protection Act 1972 and Indian Forest Act 1927। ये ध्यान रखिएगा। एनजीटी के क्या काम है? एनजीटी के काम सीधे सिंपल से हैं। एक तो ये सिविल प्रोसीजर कोड से बाधित नहीं है, ना 1908 से, ना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से। ये नेचुरल जस्टिस के पॉइंट पर काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि जितने भी केसेस हैं 6 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएं। जो इनकी अपील है, अगर मान लीजिए आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से खुश नहीं हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जब भी ये कोई डिसीजन देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करना चाहिए, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल होना चाहिए कि भाई जिसने गलती की है वो इसको भुगते। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्यो मोटो कॉग्निस। नाउ लेट्स सी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है वीडियो के अंदर, बट वैसे ये लास्ट टॉपिक है आपका सिलेबस के अंदर, और फिर हमारा नेशनल कमीशन फॉर विमेन और रह जाएगा, एंड देन आपका पॉलिटी कंप्लीट। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चे हैं कंट्री के अंदर, उनके भी कुछ हक है एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रंस के कोर्ट भी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, स्टेट के हाई कोर्ट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉन्करेंट मीन्स उनके साथ बातचीत करके। स्टेट कमीशंस भी हैं प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे अपने हक के लिए जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कौन है? तो एक तो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वो कोई जज होने चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि वो जज होने चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चों वाली बात है ना, तो बस बच्चों जैसा कर दिया, यानी कि बस जिसने अच्छा काम कर रखा हो चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए। 6 मेंबर्स में से 2 जो हैं वो लेडीज़ होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशन में, चाइल्ड हेल्थ केयर में, वेलफेयर में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, जुवेनाइल जस्टिस में, मार्जिनलाइज चिल्ड्रन के लिए, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के अंदर, चाइल्ड साइकोलॉजी में, ठीक है। तो देखो कितनी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है इसमें। तो एक मेंबर है, एक चेयरपर्सन है, और 6 मेंबर्स हैं। 6 में से 2 जो हैं वो विमेन होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन कम से कम 2 तो होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कौन अपॉइंट करेंगे? अब देखो, वैसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगेन एक कमेटी बनाई हुई है। ठीक है, उस कमेटी के अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कमेटी कैसे बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू बनी है। ठीक है, मतलब उनसे कंसल्ट करके बनी है। अच्छा, जो चेयरपर्सन है, जो एक चेयरपर्सन है, उसकी तो का टाइम क्या है, या तो 3 साल या फिर 65 साल, जो भी जल्दी हो जाए। और जो 6 मेंबर्स हैं, जिसमें से 2 लेडीज़ भी थी, उनका 3 या फिर 60। ठीक है, मतलब उनका जल्दी रिटायरमेंट हो जाएगा। चेयरपर्सन और 5 साल तक एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए, बच्चों वाली बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बात। कोई भी चेयरपर्सन 2 टर्म से ज़्यादा, मतलब 2 बार आप अपॉइंट हो गए, अब दोबारा नहीं अपॉइंट हो सकते हो। अगर वैकेंसी होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है रिमेनिंग टर्म के लिए किसी पर्सन को। सैलरी अलाउंसेस सब सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है। रिपोर्ट भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, वरना तो उसमें पेश करते हैं ना, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। रिमूव कैसे होंगे, रिमूव वाले ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स हैं। इंसॉल्वेंट हैं, ऑफेंस किया है, अनसाउंड माइंड है, एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंग से एब्सेंट हैं। ठीक है, अब्यूज्ड किया है अपनी पोजीशन को, मिसबिहेवियर किया है। काम क्या है, बच्चों से रिलेटेड। आप बच्चों की राइट्स को देखिए, उनकी राइट्स का वायलेशन ना हो, वो अपनी राइट्स सही से इंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। वो बच्चे जिनको स्पेशल केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनके मैटर्स देखना, ट्रीटीज़ देखना, रिसर्चेस करना, बच्चों की लिटरेसी के बारे में ध्यान रखना। अगर जुवेनाइल कस्टोडियल होम है तो वो देखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जो इतने बड़े बड़े क्राइम्स कर देते हैं, लेकिन उनकी एज जो होती है वो 18 से कम होती है, तो ऐसे केसेस को भी इंस्पेक्ट करना। बस इतना ही है। तो ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब लास्ट टॉपिक, नेशनल कमीशन फॉर विमेन। सो नाउ लेट्स सी नेशनल कमीशन फॉर विमेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन क्या है, अगेन ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कब बनी थी, 1992 में बनी थी। एक्ट कौन सा है, 1990 का एक्ट है। बेसिकली औरतों के लिए है कि विमेन की राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनसे रिलेटेड इशूज़ देखने हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट करें, कैसे उनकी राइट्स को प्रोमोट करें। तो सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 3 ये कहता है कि एक चेयरपर्सन होगा, 5 मेंबर्स होंगे, 1 मेंबर सेक्रेटरी होगा। इतने ही देखो उसमें थे, चाइल्ड राइट्स में भी इतने ही थे, है ना, जिसमें से 5 है, 6 में से क्या थे कि भाई 2 औरतें होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, एक औरतों के बारे में अभी हम देख लेंगे, लेकिन एक चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स और 1 मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। चेयरपर्सन विमेन के लिए ही काम करना है आपको। 5 मेंबर्स के पास, अगेन यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई जज होना चाहिए, अगेन जिसके पास एक्सपीरियंस हो लॉ में, यूनियनिज्म में, विमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस में। एटलीस्ट 1 विमेन, यहाँ पे 1 मेंबर जो है वो SC ST को बिलोंग करे। वहाँ क्या था कि कम से कम 2 जो है वो विमेन हो, यहाँ पे क्या है कि 1 SC ST को बिलोंग करे। जो एक मेंबर सेक्रेटरी होगा वो मैनेजमेंट की फील्ड में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, सोशलाइज्ड मूवमेंट में, या मेंबर रहा हो सिविल सर्विस का, ऑल इंडिया सर्विस का, सिविल पोस्ट का, तो इस तरीके का मेंबर होना चाहिए। टर्म क्या है, टर्म इनकी 3 ईयर्स है। मैक्सिमम एज नहीं गिवन है, क्या गिवन है, आप 3 साल तक मेंबर रहेंगे, चेयरपर्सन और हर एक मेंबर। तो बहुत सिंपल सादे सब बात है। देखो कैसे ध्यान रखोगे, विमेन डब्लू बना लो, डब्लू को ऐसे बनाते हैं तो इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके देखो, तो 3 ईयर्स, बस 3 ईयर्स आपको ध्यान रखना है। रिमूवल कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करेगी। अगेन यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रोल नहीं है। इंसॉल्वेंट हो गए, पेड एम्प्लॉयमेंट कर ली, एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अनसाउंड माइंड है, ऑफिस का मिसयूज कर दिया, इम्प्रीजनमेंट हो गई। ठीक है, किसी भी पर्सन को बिना सुने रिमूव नहीं किया जाएगा। व्हाट आर देयर फंक्शंस, फंक्शंस ये हैं कि भाई आप विमेन से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसको देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने अपनी रिपोर्ट्स लिखो, कुछ रिकमेंडेशंस दो कि कैसे विमेन की कंडीशंस इंप्रूव की जा सकती है, एग्जिस्टिंग क्या प्रोविजंस हैं एंड कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। केसेस देखो जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस को वायलेट किया गया है, कोई कंप्लेंट आती है तो देखो, अपने आप से भी देखो कहीं पे कुछ ऐसे गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। प्रमोशनल एजुकेशनल रिसर्च करो, पार्टिसिपेट करो, एडवाइस करो प्लानिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो बहुत ही कमीशन, अच्छा जब ये कमीशन काम कर रही होगी तो ये सिविल कोर्ट की तरह काम करेगी। मीन्स जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो ये क्या नाम था, बादशाह जो था, तो उसको बुलाया था, तो वो समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं कि ये पर्सन यहाँ पर आए। डिस्कवरी करनी है किसी डॉक्यूमेंट की तो कर सकते हैं, एविडेंस मांग सकते हैं, पब्लिक रिकॉर्ड की कॉपी मांग सकते हैं, कमीशंस को बोल सकते हैं कि विटनेसेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए कमीशंस इशू कर सकते हैं। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन्होंने, तो देखो एक तो जो कमीशन है वो अपने मीन्स जहाँ पे भी जेंडर प्रोफाइल्स जो है उनको स्टेटस को बना के रखे, कंप्लेंट्स रिसीव कर सकते हैं।
ठीक है। चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं तो पारिवारिक महिला लोक अदालत या कोई भी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है या इंडियन पिनल कोड है, कोई भी एक्ट है 1990, तो इनको मीन्स इसके लिए जो है वो काम कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला सकते हैं। अमेंडमेंट्स भी किए गए, हिंदू मैरिज एक्ट में किया गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में किया गया, इंडियन पिनल कोड में किया गया। ये सब विमेन के लिए ही हैं। कोई फीमेल फर्टिसाइड है या वायलेंस है तो इसके अगेंस्ट वर्कशॉप्स वगैरह लोगों को समझदार बनाना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर तो स्पेशल सेल भी बनाई गई है जो कि विमेन की कंप्लेंट्स को सुनते हैं। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स यही है, एक तो इनके पास लीगल पावर जो है वो इतनी नहीं है, रिकमेंडरी है ये, लेकिन ये कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। रिसोर्सेज की कमी हर किसी के पास रहती है, इनके पास भी है। और एक रिपोर्ट भी आई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि इनके पास प्रॉपर स्टाफ भी नहीं है, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि यहाँ पे कोई मार्जिनलाइज्ड वुमेन की एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोअर कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजियस माइनॉरिटीज सबको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। एक स्टडी भी की गई, ये ना थोड़ा सा मेंस की आंसर राइटिंग के लिए है तो, लेकिन फिर भी चलो आप सुन लो। एक स्टडी भी की गई सेंट्रल फॉर सोशल रिसर्च ने, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये सबको इंक्लूड नहीं करके चलते, इनको और ज़्यादा इंक्लूसिव होकर चलना चाहिए। अगेन इनके इतना वो नहीं है कि जो वुमेन रिमोट एरियाज़ में रहती हैं या जो अनपढ़ हैं उन तक इनकी पहुंच नहीं है। क्या करना चाहिए? अवेयरनेस फैलानी चाहिए, इनकी लीगल पावर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए। 257 रिपोर्ट भी आई थी कि इनके पास पावर होनी चाहिए कि वॉयलेटर्स के खिलाफ एक्शन भी ले सकें, इनको पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए, रिमोट एरियाज़ में भी आउटरीच कर सकें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये इनको रिकमेंड भी किया था कि ये अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं एंड उन विमेन तक पहुँचे जिनको इनकी एक्चुअल हेल्प की ज़रूरत है, एजुकेट करें एंड एम्पावर्ड करें। सो फाइनली मैंने आपको इंडियन पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में पूरा करा दिया। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो मैंने आपको बताए हैं। पेपर में मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी बाहर जाएगा। थैंक यू सो मच। एंड चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी जो आपको पेपर, आपका जो सपना है